तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन अड्डा पर। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जो जूनियर एसोसिएट पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जो कि बैकलॉग वैकेंसी है एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट के लिए। तो उसके लिए आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कैसे दे सकते हैं, तो उससे पहले हमारे सामने यहाँ उसके नोटिफिकेशन की पीडीएफ है। इसमें से जो मेन मेन की पॉइंट्स हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं, इसके बाद इसके अप्लाई प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो वैकेंसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निकाली गई है, ठीक है। ये बैकलॉग वैकेंसी है जो कि एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट के लिए है। तो यहाँ पे देखिए, जो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है वो 7 अगस्त 2026 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और 27 अगस्त 2026 तक चलने वाली है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो इसका है वो सितंबर मंथ में कंडक्ट करवाया जाएगा और मेन एग्जामिनेशन जो है वो टेंटिवली अक्टूबर या नवंबर मंथ में कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। सारे जो मतलब ये है नोटिफिकेशन है sbi.bank.in वाले वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेट वाइज, सर्कल वाइज और हर एक से मतलब स्टेट या फिर सर्कल में कौन सी लैंग्वेज चलने वाली है और यहाँ पे कैटेगरी वाइज सभी की डिटेल्स दे दी गई है। मतलब ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्कल दे दिया गया है, उस सर्कल के भीतर जितने स्टेट आते हैं और जो जो लैंग्वेज यूज किए जाने हैं, और यहाँ पे कैटेगरी वाइज मतलब पोस्ट की डिटेल्स यहाँ पे दे दी गई है। तो टोटल जो पोस्ट है 1538 पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, एज लिमिट की बात करी गई है। तो एज कहा गया है कि 1 अप्रैल 2026 तक जो मिनिमम एज है कैंडिडेट की वो 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 28 साल होनी चाहिए, ठीक है। हालांकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की रूल है उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन मिलने वाली है। तो यहाँ पे कहा गया है कि 2 अप्रैल 1998 से पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 1 अप्रैल 2006 के बाद का आपका जन्म यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार आप लोग इसको अच्छी तरीके से जांच लें, ये एज लिमिट की जानकारी है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसके बाद ये जो 4 नंबर पॉइंट है इसमें यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करी गई है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो यहाँ पे कहा गया कि ऑनलाइन टेस्ट होगा, प्रिलिमिनरी और मेन एग्जामिनेशन और लोकल लैंग्वेज टेस्ट भी होगा आपका। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम जो है वो 100 मार्क्स का होगा, ठीक है, और ऑनलाइन होगा। हर एक मतलब क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा और ये 1 घंटे की आपको ड्यूरेशन मिलेगी और टोटल जो है आपको 3 सेक्शन रहने वाले हैं। यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज जो कि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश रहेगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 रहेंगे, मैक्सिमम 30 मार्क्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, ठीक है। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स 100 रहेंगे। आपको हर एक सेक्शन के लिए यहाँ 20 मिनट करके समय मिलेगा, यानी सेक्शनल वाइज आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। अब यहाँ पे मेन एग्जामिनेशन की डिटेल दी गई है। तो यहाँ 4 सेक्शन में आपका एग्जाम होगा और यहाँ पे जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस आपका जो है 50 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क 50, 35 मिनट। जनरल इंग्लिश आपको 40 क्वेश्चन 40 मार्क, क्वांट एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 मार्क, रीजनिंग एबिलिटी 50 क्वेश्चन 50 मार्क। तो यहाँ पे सेक्शनल वाइज टाइम दे दिया गया है और यहाँ पे टोटल 2 घंटे 40 मिनट का समय मिलने वाला है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 190 और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर आपको 200 रहने वाले हैं, ठीक है। एग्जाम को पास कर लेते हैं, इसके बाद लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा, यानी जिस भी स्टेट से फील करते हैं उस स्टेट का जो भी लोकल लैंग्वेज है उस टेस्ट को आपको देना होगा, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट ने क्लास 10th और 12th में मतलब उस एरिया के लोकल लैंग्वेज को नहीं पढ़ा है उनको ये टेस्ट देना होगा, और जिन लोगों ने क्लास 10th 12th में पढ़ा हुआ है उन्हें ये टेस्ट नहीं देना होगा। सपोज कीजिए आप वेस्ट बंगाल से फील करते हैं, तो वेस्ट बंगाल का जो लोकल लैंग्वेज है वो बांग्ला है। तो अगर आपने 10th या फिर 12th स्टैंडर्ड में बांग्ला पढ़ी है तो आपको लोकल लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना होगा, और अगर नहीं पढ़ी है तो आपको लोकल लैंग्वेज टेस्ट देना होगा। तो लोकल लैंग्वेज टेस्ट का यहाँ पे देखिए कहा गया है कि नॉन वर्बल टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप, 3 पैसेज मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 15 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 15, और वर्बल टेस्ट आपका जो होगा 20 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो आप लोग एक बार सही तरीके से आप लोग एक बार इसको अच्छे तरीके से देख लें। अब यहाँ पे हर एक स्टेट में मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे दे दी गई है, टोटल 21 स्टेट है, ठीक है। और यहाँ पे मीडियम एग्जामिनेशन यहाँ पे दे दी गई। पे स्केल की बात करें तो यहाँ पे देखिए 24,050 1340 का पे मतलब ग्रेड पे यहाँ पे आप लोग एक बार अच्छे तरीके से पे स्केल देख लें, ठीक है। बेसिक पे आपका जो स्टार्टिंग है वो 26,730 रुपए रहेगा, ठीक है, और प्लस आपको 2 इंक्रीमेंट और बाकी जितने भी मतलब अलाउंसेस हैं वो सारे अलाउंसेस आपको मिलने वाले हैं। अब एप्लीकेशन फी की बात करें तो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और एक्स कैंडिडेट जो है उनके लिए नील, और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 750 रुपए का यहाँ पे पेमेंट लगने वाला है। अब यहाँ पे हर एक स्टेट में जो टेंटेटिव मतलब एग्जामिनेशन सेंटर है वो आप देख सकते हैं, यानी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और मेन एग्जामिनेशन के लिए जो हर एक स्टेट में जो टेंटेटिव एग्जामिनेशन सेंटर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग मतलब अनेक्षर 1 जो है उसमें आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, आप लोग एक बार अच्छी तरीके से इसको देख लें। तो जो मेन जानकारी थी वो मेन जानकारी हमने आप लोगों को दे दी है। अब अगर आपको और भी डिटेल्ड जानकारी चाहिए तो इस नोटिफिकेशन को मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जो है इसको डाउनलोड करके एक बार अच्छे तरीके से रीड आउट और चेकआउट कर लें। चेकआउट करने के बाद जो अप्लाई करने की लिंक है वो भी मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप सीधे इस वाले वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक करना है। तो आपके सामने यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन की फॉर्म ओपन हो जाएगी। यहाँ पर कैंडिडेट का जो फर्स्ट नेम है वो यहाँ पे डालना है,
इसके बाद दोबारा से कैंडिडेट का जो फर्स्ट नेम है यहाँ पे डाल के कंफर्म करना है। यहाँ पर कैंडिडेट के मिडिल नेम को डालना है, मिडिल नेम को दोबारा से डालकर कंफर्म करना है। यहाँ पर कैंडिडेट के लास्ट नेम को डालना है, लास्ट नेम को दोबारा से डालकर यहाँ पे कंफर्म करना है। अगर मिडिल नेम और लास्ट नेम नहीं है तो कैंडिडेट का एक ही नाम है तो सिर्फ फर्स्ट नेम वाले कॉलम में से डाल देना है। तो कैंडिडेट का जो पूरा नाम है वो यहाँ पे प्रिंटेड हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, कैंडिडेट का जो भी एक्टिव मोबाइल नंबर है इस मोबाइल नंबर वाले कॉलम में हमें डाल देना है। दोबारा से जो एक्टिव मोबाइल नंबर है यहाँ पे कंफर्म कर देना है। अब अगर कैंडिडेट का कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो उसको हम यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे कैंडिडेट की ईमेल आईडी, जो भी एक्टिव ईमेल आईडी है वो हम यहाँ पे कैंडिडेट की ईमेल आईडी डाल देंगे। तो ईमेल आईडी को किस तरीके से डालना है, मान के चलिए कैंडिडेट की ईमेल आईडी है google@gmail.com, तो यहाँ पे सिर्फ गूगल लिखना है, @ यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मेंशन है। अब यहाँ पे डोमेन नेम में से आपको डोमेन चूज कर लेना है, हॉटमेल है, जीमेल है, लाइव है, रेडिफमेल है, जो भी मतलब डोमेन है आप यहाँ से चूज कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पूरी ईमेल आईडी को लिखनी है, यानी google@gmail.com पूरी ईमेल आईडी को यहाँ पे दोबारा लिख के कंफर्म करना है। अब ये जो हमें कैप्चा ऑथेंटिकेशन नजर आ रहा है, ये जो कैप्चा नजर आ रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करके इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। अब सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद कंफर्म सबमिशन वाले पेज को ओके करने के बाद अब हम यहाँ पर जो है ओटीपी वेरिफिकेशन वाले सेक्शन में चले आए हैं। यहाँ पे हमें मोबाइल नंबर नजर आ जाएगा और यहाँ पे ईमेल आईडी हमारा नजर आ जाएगा। तो ये जो कैप्चा है इस कैप्चा को एक बार अच्छे तरीके से हम यहाँ पे फिल कर देंगे। फिल करने के बाद ये जो मोबाइल नंबर है उसकी सेंड ओटीपी वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे। तो सेंड ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करने के बाद हमारे मोबाइल नंबर पर हमें एक 6 डिजिट की ओटीपी रिसीव होगी, उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करना है, फिर वेरीफाई ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करना है। दोबारा से ये जो कैप्चा है दोबारा से यहाँ फिल करना है। इस बार ईमेल आईडी वाला जो सेंड ओटीपी वाला बटन है इस पर हमें सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। हमारे ईमेल आईडी पर भी हमें जो है ओटीपी रिसीव हो जाएगी 6 डिजिट की, उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करना है और फिर वेरीफाई ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करना है। तो नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद अब हम फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने वाले सेक्शन में चले आएंगे। हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन नंबर हमें यहाँ पे नजर आ जाएगा और हमारा पासवर्ड यहाँ पे नजर आ गया है। ठीक है, हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और पासवर्ड है वो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी हमें सेंड कर दी जाएगी, ताकि अगर हम इन फ्यूचर अगर लॉगिन करके हम कुछ करना चाहें तो हम यहाँ पे लॉगिन करके कर सकते हैं। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्कैन्ड फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, यानी कैंडिडेट का जो भी स्कैन्ड फोटोग्राफ है वो हमें यहाँ पे ब्राउज पर क्लिक करके हमें यहाँ पे अपलोड करनी है। तो उसके लिए जो गाइडलाइन है, देखिए यहाँ पे गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, इस पर अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो उसकी पूरा जो गाइडलाइन है पूरी गाइडलाइन हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे हम फोटोग्राफ देखिए, इसकी साइज कही गई कि 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, रिसेंट पासपोर्ट साइज होनी चाहिए, कलर होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो डायमेंशन यहाँ पे दे दी गई है, साइज कही गई है कि फोटोग्राफ की साइज 20 से 50 केबी के बीच होनी चाहिए, 20 से कम नहीं और 50 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन की बात करी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि कैंडिडेट की जो सिग्नेचर है वो ब्लैक इंक पेन से होनी चाहिए, डायमेंशन यहाँ पे दे दी गई है, साइज यहाँ पे दे दी गई है कि 10 से 20 केबी के बीच होनी चाहिए, 20 केबी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उसकी फाइल टाइप जो हो जेपीजी होनी चाहिए। उसी तरीके से कैंडिडेट की लेफ्ट थंब इंप्रेशन में भी हमें यहाँ पे अपलोड करनी होगी। ठीक है, व्हाइट पेपर पे यहाँ पे कहा गया है कि कैंडिडेट की लेफ्ट थंब इंप्रेशन हमें मतलब जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करनी होगी। इसके बाद यहाँ हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करनी होगी। तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं कि हैंड रिटन डिक्लेरेशन हम लोग कैसे अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो है यहाँ पे ब्राउज फाइल पर क्लिक करके हम अपनी फोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे। फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे आई कंफर्म दैट दिस इज माय रिसेंट फोटोग्राफ, इस पर हम क्लिक करेंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब हमें यहाँ पे जो है एक लाइव फोटो अपलोड करना है। तो लाइव फोटो अपलोड करने के लिए अगर हम लैपटॉप से फिल कर रहे हैं या फिर हम डेस्कटॉप से फिल कर रहे हैं, हमारे पास वेब कैम है, तो यहाँ पर कैप्चर फोटोग्राफ वाले बटन पर क्लिक करेंगे और हमारे सामने जो है हमारा वेब कैम ओपन हो जाएगा, वहां से हम अपना लाइव फोटोग्राफ अपलोड कर देंगे। अगर हमारे पास वेब कैम नहीं है तो यहाँ पे क्लिक हियर टू स्कैन, इस वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम अपने मोबाइल के क्यूआर कोड स्कैनर से इसको स्कैन कर लेंगे, हमारे सामने एक लिंक जनरेट हो जाएगा, उस लिंक को हम किसी ब्राउजर में पेस्ट करेंगे और इसके बाद वहां से हम अपना जो है लाइव फोटो अपलोड करेंगे। लाइव फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे आई कंफर्म दैट दिस इज माय फोटोग्राफ एंड हैज बीन कैप्चर्ड व्हाइल फिलिंग द एप्लीकेशन, इस पर चेक करना है। इसके बाद यहाँ पे हमें कैंडिडेट का जो भी सिग्नेचर है, कैंडिडेट की सिग्नेचर जैसे मैंने पहले कहा था कि 140 बाय 60 होनी चाहिए उसकी डायमेंशन और 10 से 20 केबी के बीच, तो सिग्नेचर को हम यहाँ से अपलोड करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आई कंफर्म दैट दिस इज माय वैलिड सिग्नेचर एंड आल्सो एग्री टू अबव मेंशन नोटिस, क्लिक करके इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे बेसिक डिटेल्स वाले सेक्शन में चले आए हैं। अब यहाँ पे जिस भी सर्कल से हम अप्लाई करना चाहते हैं उस सर्कल को हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। जैसे मान के चलिए पटना सर्कल मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। अब उस सर्कल के भीतर जो भी स्टेट आएंगे वो स्टेट आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, वो यहाँ पे आप चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद लोकल लैंग्वेज टेस्ट, उस पार्टिकुलर स्टेट में जो भी लोकल लैंग्वेज होगा वो यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। जैसे जो बिहार स्टेट है उसमें हिंदी और उर्दू वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, तो आप यहाँ पे चूज कर लेंगे जो भी भाषा में आप लोकल लैंग्वेज टेस्ट देना चाहते हैं, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपने 10th और 12th स्टैंडर्ड में आपने इस लोकल लैंग्वेज को पढ़ा है। अगर आप यस करते हैं तो आपको एलपीटी यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना होगा, अगर आप नो करते हैं तो आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा।
अब उस पार्टिकुलर स्टेट में जिस भी कैटेगरी की वैकेंसी खाली है वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए ओबीसी और एसटी मतलब यहाँ पे लॉक्ड है, तो बिहार जो स्टेट है वहां पे सिर्फ एससी की वैकेंसी खाली है, तो यहाँ पे आप एससी चूज कर लेंगे, ओके करेंगे। अब आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप एससी एसटी ओबीसी जिस भी कैटेगरी से हैं तो आप देख लें कि कौन से स्टेट में आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग मतलब वैकेंसी खाली है। अब यहाँ पर आपको सब कास्ट, जो भी आपका सब कास्ट है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, हालांकि ये नहीं भी लिखेंगे तो ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। बहुत से लोगों का सब कास्ट होता है, जैसे यादव का जो होता है वो गोप ग्वाला सब कास्ट होता है, पासवान के दुसाध वगैरह जो भी है सब कास्ट होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हमने एसबीआई का अप्रेंटिसशिप किया हुआ है क्या, अगर किया हुआ है तो यहाँ पे यस करेंगे, ठीक है। टाइम पीरियड हम मतलब जिस डेट को हमने स्टार्ट किया था वो हम यहाँ पे डालेंगे, और जिस डेट को एंड हुआ था वो यहाँ पे हम डालेंगे। यहाँ पे एचआरएमएस आईडी हम डालेंगे, ठीक है। अगर हमने अप्रेंटिसशिप नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे नो वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हम पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी है 40% से ज्यादा, अगर है तो यस करना है, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी चूज करना है, ठीक है, फिर ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद सब टाइप यहाँ पे चूज करना है, ठीक है। अगर हम नहीं है तो यहाँ पे हम नो वाले बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हम यस करते हैं, अगर हम पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे मतलब खुल जाएंगे, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे एक एक ऑप्शन को हमें फिल करना होगा एक एक करके यस और नो में, कि हमें राइटिंग करने में अफेक्टेड है, यानी राइटिंग वाले हाथ अगर हमारा अफेक्टेड है तो फिर यस करेंगे। अगर किसी भी तरीके की कंपेशनरी चाहिए यानी छूट चाहिए तो यहाँ पे हम यस करेंगे। अब सेरिबुलर पाल्सी यानी राइटिंग स्पीड से हम अफेक्टेड हैं तो भी हम यहाँ पे यस करेंगे। इसके बाद कॉम्पेशनरी चाहिए टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी एग्जामिनेशन टाइम में हमें मतलब थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए तो हम यहाँ पे यस करेंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्क्राइब सर्विस को हम लेना चाहते हैं, यानी किसी भी तरीके का अगर ये व्हील चेयर वगैरह हम लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पे यस कर सकते हैं। इसके बाद आई एक्सेप्ट द गाइडलाइन फॉर स्क्राइब, यहाँ पे आपको यस करना है। ये उस कंडीशन में है जब आप मतलब जो है पर्सन विथ डिसेबल है, अगर नहीं है तो आपको सिंपली यहाँ पे नो वाले बटन पर क्लिक करना है, ये सारे ऑटोमेटिक लॉक हो जाएंगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आरपीडब्ल्यूबीडी एक्ट के 2016 के तहत सेक्शन 2R के तहत आप जो है पर्सन हैविंग लेस देन 40% डिसेबिलिटी एंड हैविंग डिफिकल्टी इन राइटिंग, यानी 40% से कम डिसेबल है लेकिन उनको जो राइटिंग में है वो प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे यस करेंगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कंपनसेटरी टाइम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कुछ छूट चाहिए, ज्यादा टाइम चाहिए, तो आप यहाँ पे यस करेंगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर अंडर डेफिनेशन एक्ट सेक्शन कवर्ड अंडर डेफिनेशन ये इन पर्सन हैविंग लेस देन 40% डिसेबिलिटी एंड विश टू अवेलेबल द सर्विस ऑफ स्क्राइब, यानी कोई ऐसा पर्सन है जो कि 40% से कम डिसेबल है लेकिन वो स्क्राइब चाहता है, तो फिर यहाँ पे यस करना है। इसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैं सर्टिफाई करता हूँ कि मतलब मैं 40% डिसेबल हूँ या फिर उससे लेस डिसेबल हूँ, उसकी जो सर्टिफिकेट है मैं प्रोड्यूस करूंगा फिर, ठीक है। यहाँ अभी आपको सर्टिफाइड करना है। अगर आपको किसी भी तरीके का स्क्राइब नहीं चाहिए, स्क्राइब कैंडिडेट नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली नो वाले बटन पर क्लिक करना है, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी। अब जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। आप अगर रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो वाले बटन पर क्लिक करेंगे। नेशनलिटी यहाँ पे इंडियन ऑटोमेटिक फिल रहेगी। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर विडो डाइवर्स वुमेन वुमेन जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड हु आर नॉट रीमैरिड, मतलब अगर आप किसी भी तरीके का मतलब उम्र में छूट चाहते हैं, कोई आप विधवा है या फिर तलाकशुदा महिला है या फिर जुडिशली सेपरेटेड है, जो कि अपने हस्बैंड से मतलब अलग रहती हैं और दोबारा से शादी नहीं किया, अगर चाहते हैं ऐसी कोई महिला इस फॉर्म को फिल कर रही है और एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो यहाँ पे यस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो वाले बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, ठीक है। इसके बाद पूछा जा रहा है कि अगर आप एक्स डिसेबल एक्स सर्विसमैन है तो आपको यहाँ पे यस करना है। यहाँ पे पीरियड ऑफ सर्विस आपको डाल देना है इन मंथ में, यानी अगर आपने 4 साल नौकरी की है तो 48 मंथ यहाँ पर आपको डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर आप एक्स सर्विसमैन है, हैव यू जॉइंड ए गवर्नमेंट जॉब ऑन सिविल साइड आफ्टर अवेलिंग द बेनिफिट गिवन एज एन एक्स सर्विसमैन, यानी जब से आपको एक्स सर्विसमैन का मतलब टैग मिला है तब से आपने किसी भी सिविल सर्विस जॉब को ज्वाइन किया है क्या, तो किया है तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो वाले बटन पर क्लिक करेंगे। और अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो यहाँ पर आपको सिंपली नो वाले बटन पर क्लिक करना है, ठीक है, और इसको भी नो करना है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आर यू मैट्रिकुलेट एक्स सर्विसमैन हु हैव ऑब्टेन इंडियन आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट एजुकेशन और कॉरेस्पॉन्डेंस सर्टिफिकेट इन नेवी एयरफोर्स आफ्टर हैविंग कंप्लीटेड नॉट लेस देन 15 ईयर ऑफ सर्विस आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन, सच सर्टिफिकेट शुड बी डेटेड ऑन बिफोर 31/12/2026। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप एक मैट्रिकुलेट किए हुए एक्स सर्विसमैन है जो कि इंडियन आर्मी मतलब जिसके पास इंडियन आर्मी की स्पेशल सर्टिफिकेट है एजुकेशन या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस सर्टिफिकेट है नेवी एयरफोर्स या फिर आफ्टर हैविंग कंप्लीटेड नॉट लेस देन 15 ईयर्स, यानी जो नेवी एयरफोर्स की जो मतलब डिपार्टमेंटल पढ़ाई होती है उसकी सर्टिफिकेट है अगर आपके पास, वो सर्टिफिकेट 31/12/2026 के जो है पहले होना चाहिए। अगर उस तरीके की कोई सर्टिफिकेट है, यानी अगर आपने 10th पास करके ही आपने ज्वाइन कर लिया था लेकिन आपने डिपार्टमेंटल पढ़ाई की है तो यहाँ पे यस करेंगे, और नहीं है तो यहाँ पे आप नो वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आर यू ऑलरेडी वर्किंग इन एसबीआई इन कलर्शियल कैडर, यानी एसबीआई की कलर्शियल कैडर में आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो यहाँ यस करेंगे,
अदरवाइज यहाँ पे नो वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है हैव यू अर्लियर एम्प्लॉयड इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड रिजाइन फ्रॉम द बैंक वाइल इन कमर्शियल कैडर, यानी आप कमर्शियल कैडर में थे और आपने रिजाइन दे दिया है, ऐसा अगर आपने किया है तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज आपको यहाँ पे नो वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इज आर देयर एडवर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट मोरल ट्रिब्यूलेट, यानी आपके ऊपर किसी भी तरीके का जो रिपोर्ट है वो है क्या, यानी नैतिक मूल्यों के उल्लंघन का या फिर आपके कैरेक्टर को लेकर अगर है तो यहाँ पे आप यस करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे नो वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप जिस भी मतलब स्टेट या यूटी में प्रिलिमिनरी एग्जाम देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे चूज कर लें, तो आप अपने कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लें। अब उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका सेंटर कोड चला आएगा, ठीक है, सॉरी स्टेट कोड चला आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे स्टेट चूज कर लिया, स्टेट कोड चला आया है। अब सेंटर ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन यहाँ पे हमें नजर आ जाएगी कि मतलब उस स्टेट के भीतर कितने प्रिलिमिनरी एग्जाम के सेंटर है, तो हम अपना नियरेस्ट सेंटर चूज कर लेंगे। अब कोई दूसरा चूज करना है तो दूसरा भी हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। अब वहां पे हम अपना मतलब नियरेस्ट स्टेट चूज कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद दो हम प्रिलिमिनरी एग्जाम और दो मेन एग्जाम के सेंटर हम चूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मेन एग्जाम के लिए पूछा जा रहा है कि मेन एग्जाम का जो सेंटर है वो आप कहाँ रखना चाहते हैं, स्टेट कोड चला आया है। अब मेन एग्जाम का जो ये है वो हमें यहाँ पे नजर आ जाएगा, ठीक है। प्रिलिमिनरी और मेन एग्जाम के सेंटर प्रेफरेंस चूज करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आई इंटेंड टू ब्रिंग फॉलोइंग आईडी व्हेन अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, आई कंफर्म माय नेम ऑन दिस आईडी, दिस एप्लीकेशन एग्जैक्टली मैच। इसको आपको चेक करना है, यानी कि आप कौन से आईडी प्रूफ लेकर के जाएंगे, यहाँ से आपको चूज करना है, ठीक है। यहाँ से आपको चूज कर लेना है और उस आईडी प्रूफ का नंबर आपको डालना है। तो यहाँ पे आपको एक और चीज आपने कंफर्म किया है कि इस आईडी प्रूफ में जो नाम और सारी चीजें हैं, आप जो एप्लीकेशन कर रहे हैं वो सारी चीजें उस एप्लीकेशन में सेम होनी चाहिए, वो आप यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मीडियम ऑफ पेपर इन प्रिलिमिनरी एंड मेन एग्जामिनेशन, यानी प्रिलिमिनरी और मेन एग्जामिनेशन में कौन से मीडियम में हम पेपर देना चाहते हैं। तो जैसे हमने पटना सर्कल चूज किया है तो पटना सर्कल में इंग्लिश और हिंदी और इंग्लिश और उर्दू में हम यहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी है हम अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप पर्सनल डिटेल्स वाले सेक्शन में चले आए हैं। यहाँ पे जो है डेट ऑफ बर्थ हमें अपना चूज करना है, डे मंथ ईयर के फॉर्म में। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे हम जो भी कैंडिडेट का जेंडर है, कैंडिडेट के जेंडर हम यहाँ पे चूज करेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कैंडिडेट का कोई जुड़वा भाई या बहन है, अगर है तो यहाँ पे यस करना है। अब उस जुड़वा भाई या बहन का जो जेंडर है वो क्या है वो यहाँ पे चूज करेंगे, उसका नाम क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें हम यहाँ पे देंगे। अदरवाइज अगर ट्विन ब्रदर यानी जुड़वा भाई या बहन नहीं है तो यहाँ पे नो वाले बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, कैंडिडेट के जो भी मैरिटल स्टेटस है, मैरिड है अनमैरिड है, तो यहाँ पे हमने मेल चूज कर लिया है। तो मैरिड अनमैरिड विडोअर डाइवर्स सेपरेटेड जो भी है मैरिटल स्टेटस यानी वैवाहिक स्थिति को हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। दोबारा से अपना आधार कार्ड नंबर हम यहाँ पे डालेंगे और कॉन्सेंट टू आधार वेरिफिकेशन, यानी आधार वेरिफिकेशन करने के लिए हम सहमति देंगे, ठीक है। यहाँ पे कैंडिडेट का फादर का जो फर्स्ट नेम है वो यहाँ पे डालेंगे, फादर के मिडिल नेम यहाँ पे डालेंगे, लास्ट नेम यहाँ पे डालेंगे। कैंडिडेट के मदर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम हम यहाँ पे डालेंगे। अब कैंडिडेट अगर शादीशुदा होते हैं तो ये मतलब कॉलम ओपन रहता है, उसके जो पति या पत्नी का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम यहाँ पे डालना होता है। अब यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है यानी प्रेजेंट एड्रेस है कैंडिडेट का वो यहाँ पे डालना है, एड्रेस 1 में डालना है, ठीक है। एड्रेस 2 में डालना है, एड्रेस 3 में डालना है। हालांकि एड्रेस 2 और 3 मतलब मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पे एड्रेस 1 मैंडेटरी है तो एड्रेस 1 में डालेंगे, अगर ज्यादा बड़ा एड्रेस है तो एड्रेस 2 और 3 में डालेंगे। डिस्ट्रिक्ट हम यहाँ पे लिख देंगे जो भी डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद यहाँ से कैंडिडेट का जो स्टेट है वो चूज कर लेंगे, कैंडिडेट की जो भी पिन कोड है, पिन कोड को हम यहाँ पे डाल देंगे। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे कैंडिडेट का परमानेंट एड्रेस वाले सेक्शन में चले आए हैं। अब अगर कैंडिडेट का प्रेजेंट यानी कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे इस वाले बटन को चेक कर देंगे, जिससे कि कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पे ऑटो फिल हो जाएगा। अगर नहीं है तो इसको अनचेक रहने देंगे और इसको मैनुअली हम लोग फिल करेंगे। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, क्योंकि कैंडिडेट का जो परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है इसलिए ये ऑप्शन ओपन नहीं है। अगर दोनों अलग अलग रहता तो यहाँ पे पूछा जाता कि जीएसटी इनवॉइसिंग जो है किस एड्रेस पे होगी, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस या फिर परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे हम चूज कर लेते हैं। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन फी इंटीमेशन चार्ज, यहाँ पे कैंडिडेट जिस भी कैटेगरी से फिल कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका एप्लीकेशन फी यहाँ पे शो हो जाएगा। तो हमने एससी कैटेगरी से फिल किया है तो हम एग्जेम्प्टेड है, ठीक है, यहाँ पे नील दिखा रहा है। अब यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल्स वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले सेक्शन में चले आए हैं। तो हमारा जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन है, तो हम यहाँ पे एपीआर है या फिर पास जो भी है हम यहाँ से चूज करेंगे। डिग्री का नाम हम यहाँ पे चूज कर लेंगे, आर्ट्स साइंस कॉमर्स जो भी है यहाँ पे चूज कर लेंगे। अगर कोई अदर डिग्री है तो यहाँ पे अदर चूज करेंगे, अदर डिग्री का नाम यहाँ देंगे। अब जिस भी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से हमने पास किया है उसका नाम यहाँ पे देंगे। डेट ऑफ पासिंग हम यहाँ से इस वाले कैलेंडर से चूज कर लेंगे, ठीक है। अब परसेंट ऑफ मार्क्स जो भी हमारा परसेंटेज ऑफ मार्क्स है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद जिस भी क्लास से हमने पास किया है या फिर ग्रेड से पास किया है वो हम यहाँ पे चूज करेंगे। अब अगर इससे ज्यादा हमने कुछ किया हुआ है, इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री कोर्स किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, इससे ज्यादा हमने कुछ किया हुआ है तो वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे हमने ग्रेजुएशन की डिटेल्स डाली थी। हालांकि ये सारी चीजें मैंडेटरी नहीं है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इसके लिए जो मैंडेटरी है वो ग्रेजुएशन है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब अगर किसी भी तरीके का वर्क एक्सपीरियंस है हमारे पास तो यहाँ पे हम दे सकते हैं कि एम्प्लॉयर का नाम है,
क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, कब से लेकर कब तक हमने किया है, हमारी नेचर ऑफ ड्यूटी, रीजन ऑफ लिविंग क्या थी, टोटल यहाँ पे ईयर मंथ ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट होकर चला आएगा और टोटल एक्सपीरियंस ऑफ मंथ यहाँ पे हमें डालना है। ठीक है, अगर हम अभी भी कहीं काम कर रहे हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, जिससे कि जो है हमारा मतलब टू वाला जो सेक्शन है वो ऑटो फिल रहेगा और जब से हमने किया है वो यहाँ पे हम डालेंगे। ठीक है, और मतलब यहाँ पे सेम उसी तरीके से चीजें हम यहाँ पे फिल करते जाएंगे। अगर हमारे पास और भी ज्यादा एक्सपीरियंस है तो एड मोर वाले बटन पर क्लिक करके हम उसको एक्सपीरियंस को यहाँ पे दे सकते हैं। अगर हम कहीं भी काम नहीं करते हैं तो यहाँ पे नो वाले बटन पर क्लिक कर देंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब क्योंकि हम एससी कैंडिडेट हैं या तो एससी एसटी जो है उन और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होगी। ठीक है, तो अगर हम लेना चाहते हैं तो यहाँ यस करेंगे और जिस भी स्टेट में लेना चाहते हैं उस स्टेट को चूज करेंगे, स्टेट कोड यहाँ पे चला जाएगा और सेंटर ऑफ प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। अगर हम प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते हैं, ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, तो हम यहाँ पे नो वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि हमने पटना सर्कल यानी बिहार स्टेट से फिल किया है तो उसकी जो लोकल लैंग्वेज है वो यहाँ पे हिंदी नजर आ गई है। अब इसको हमें रीड, राइट और स्पीक ये तीनों करनी आनी चाहिए, ये मैंडेटरी है। ठीक है, अब अगर कोई दूसरी लैंग्वेज हमें आती है तो सपोज करिए हमें इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो हम यहाँ पे इंग्लिश लिखेंगे और इंग्लिश को सिर्फ रीड और राइट करने आता है, स्पीक करने नहीं आता है, तो तीसरे वाले बटन को ऑफ रखेंगे। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी सिर्फ एक लैंग्वेज है। अब कोई तीसरी लैंग्वेज आती है तो उसका भी हम यहाँ पे ये कर देंगे। ये सारी चीजों को करने के बाद वैलिडेट योर डिटेल्स वाले बटन पर क्लिक करके वेरीफाई कर लेंगे और फिर सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो अब सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो है रजिस्ट्रेशन की फॉर्म ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हमें एक बार आप स्क्रॉल को ऊपर नीचे करके पूरे मतलब डिटेल्स को देख लेना है कि सही है कि नहीं। अगर सही नहीं है तो यहाँ पे बैक वाले बटन पर क्लिक करके हम उसको एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर सही है तो आई एग्री इसको चेक करना है और आई कंफर्म दैट माय नेम इज फिल्ड बाय मी इन एप्लीकेशन फॉर्म एग्जैक्टली मैच विद माय आईडी चेक करना है। और अगर दोनों अगर नहीं मिल रही है, मतलब आपका जो एप्लीकेशन और आपके आईडी के अकॉर्डिंग नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे आपको ये देयर इज ए चेंज इसको चेक करना है। अगर आप इसको चेक करते हैं तो ये लॉक हो जाएगा, इसको चेक करते हैं तो ये लॉक हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है, दोबारा से फाइनल कंफर्मेशन वाले ओके पर क्लिक करना है। अब हम यहाँ पे चले आए हैं डॉक्यूमेंट अपलोड लिस्ट। तो कैंडिडेट की जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन हमें यहाँ पे अपलोड करनी है। उसकी जो गाइडलाइन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि मतलब हर एक चीज की यहाँ पे गाइडलाइन दे दी गई है। तो उसकी जो साइज है वो 10 से 20 केबी के बीच होनी चाहिए। फाइल टाइप जेपीजी जेपीईजी होनी चाहिए और जो है मतलब लेफ्ट थंब इंप्रेशन होनी चाहिए। डायमेंशन वगैरह सारी चीजें यहाँ पे दे दी गई है। ठीक है, उसी तरीके से अब मैं हैंड रिटन डिक्लेरेशन की बात करूं तो मैं जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं हैंड रिटन डिक्लेरेशन है। तो इस तरीके से आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन करना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक सिंपल जेपीजी फाइल बनाया है, जैसे देख लीजिए आपको आई लिखना है और इसके बाद जो भी कैंडिडेट का नाम है उस कैंडिडेट का नाम यहाँ पे लिखना है पूरा और इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम चीजें लिखनी है जितने भी लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं। बस ये जो स्पेस आपको नजर आ रहा है इस स्पेस में देखिए यहाँ पे नेम ऑफ द कैंडिडेट आ गया है तो कैंडिडेट का नाम यहाँ पे डालना है और बाकी हेयर बाय से लेकर यहाँ पे रिक्वायर्ड तक सेम चीजें आपको लिखनी है। इसके बाद इसके फोटो को क्लिक करके इसके स्कैन करके 50 से 100 केबी में जेपीजी फाइल को कन्वर्ट करना है। इसके बाद उसको यहाँ पे जो है अपलोड कर देना है। ठीक है, तो हैंड रिटन डिक्लेरेशन ये इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगी। इस पीडीएफ को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इन सारी चीजों को करने के बाद ये जो आपको सिक्योरिटी कोड नजर आ रहा है इस सिक्योरिटी कोड को यहाँ पे फिल करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। तो सेव वाले बटन पर क्लिक करने के बाद हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। हमारे जो एप्लीकेशन की प्रीव्यू है वो हमें यहाँ पर नजर आ जाएगी है। अब यहाँ पे जो है प्रिंट एप्लीकेशन वाले लिंक पर हमें क्लिक करना है और इसको प्रिंट करके हमें फ्यूचर रेफरेंस के लिए पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करके रख लेना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय हम इसको प्रोड्यूस कर सकें। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।